आज के इस वीडियो में हम लोग मई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके ग्रुप 2, ग्रुप 3 और दूसरे जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले प्लीज़ एक मर्तबा लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आपके इस लाइक से हमारे को अप्रिसिएशन मिले, हमको हौसला अफजाई मिले। और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी क्या करता है कि जिस चैनल पे जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स आते उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकता। तो आप समझ गए आपको क्या करना है। तो पहले लाइक कर दीजिए। अब हमारा जो सबसे पहला करंट अफेयर है वो ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये लोग क्या करे कि इन लोगों ने इन लोगों को एक डिस्कवरी मिली। डिस्कवरी इस बात पे कि सेकंड सेंचुरी का जो टाइम है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन मिला, एक कतबा मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कतबा नजर आ रहा। तो कहाँ पे ये मिला? यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिला। वहां पे चाड़ा विलेज है, वहां पे एक इनको इंस्क्रिप्शन मिला। और ये इंस्क्रिप्शन जो है सेकंड सेंचुरी का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब शातवाहनास का तकरीबन आसपास का पीरियड है। तो उसमें जो है इसकी खास बात यह है कि इस इंस्क्रिप्शन में ब्रह्मचारी का वर्ड यूज किया गया। और आपको मालूम है कि ब्रह्मचारी या ये जो वर्ड रहता ये बुद्धिस्ट, क्योंकि उस दौर में तेलंगाना में बुद्धिज्म को ज्यादा फॉलो किया जाता था। तो वहां पे चूंकि बुद्धिज्म में ब्रह्मचारी का वर्ड अपने आप में काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि शादी नहीं करना और एक सिंपल लाइफ गुजारना। और क्योंकि उनके उस अकीदे के हिसाब से ये जो शादी वगैरह के काम है उससे एक डिस्ट्रैक्शंस, दुनियावी तौर पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते और जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और जो एनलाइटनमेंट रहता वो तो रुक जाता। तो ऐसा माना जाता। तो ये इंस्क्रिप्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी जो है काफी ज्यादा डिटेल्स हैं, आप आराम से देख ले सकते। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है सेकंड सेंचुरी का है। और ये किस लैंग्वेज में पाया गया? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पाया गया। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। और लैंग्वेज कौन सा है? प्राकृत लैंग्वेज है, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग है। हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है वो ये है कि जय जय हे तेलंगाना, इसको जो है ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ तेलंगाना के तौर पे डिक्लेयर किया गया। तो ये सॉन्ग कब लिखा गया? तकरीबन 20 साल पहले। लिखने वाले कौन थे? इनो है, अंदेश्री इनो जो है पोइट है। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गाना है इसको जो है ट्यून करे, इसको जो है कंपोज करने वाले एम कीरवानी है। तेलुगु के काफी ज्यादा मशहूर शख्सियत हैं। तो इसके दो वर्जन है, एक तो 13 मिनट का है, काफी लंबा सॉन्ग है, एक 2.5 मिनट का है, ठीक है। तो ये दोनों वर्जन है। तो ये जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट अकेले फैसला नहीं करी, बल्कि बीजेपी बीआरएस पार्टी के लीडर्स से जो है बाजाब्ता मुशावरत के बाद हुई। और ये जो है, अब तो हम बात बहुत बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जून 2 को जो है ये प्ले भी किया गया था। जब सालाना जो हमारी रियासत की तश्कील का दिन मनाया जाता 2 जून को, तो उस मौके पे 10th एनिवर्सरी चूंकि इस मरतबा हुआ था साल 2024 में, तो ये जो है इसको प्ले किया गया था और इसके लिए बाजाब्ता इलेक्शन कमीशन से परमिशन भी ली गई थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा तीसरा ये है कि तेलंगाना में पहले टीएस था और ये बोला जाता था टीएस नको टीजी करेंगे, ठीक है। आपको इसकी स्टोरी भी बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टीएस को, अब पहले गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन तक बात थी। अब क्या बोले कि जहां जहां ऑफिशियली अब ये टीएस नहीं रहेंगे, आगे चल के टीजी बन जाएंगे। कहाँ पे? तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, पॉलिसी पेपर्स में, नोटिफिकेशन में, रिपोर्ट्स में। और गवर्नमेंट जहां जहां कोई भी कम्युनिकेशन करती, कोई भी नोटिस जारी करती, उन सब में। अच्छा, ये टीएस जब था, मैं भी जब 2014 में मीडिया में काम करता था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि टीजी बनाएंगे, ठीक है। जब बिल्कुल तेलंगाना बना था, लेकिन अचानक कोई भी नहीं सोचे टीजी की जगह टीएस बने। तो बाज लोग ये बोलते हैं कि उस वक्त जो टीआरएस पार्टी थी उन लोगों टीआरएस था। अब यहाँ पे टीएस कर दिए तो लोगों के जहनों में बार 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 यही बात आता, टीएस 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 टीआरएस टीएस टीआरएस, मतलब तेलंगाना मतलब टीआरएस, टीआरएस मतलब टीएस। तो यानी कि एक तेलंगाना सेंटिमेंट हमेशा लोगों के जहनों में रहना और इसका इलेक्टोरल बेनिफिट होना। तो इस तरह से जो है एक माइंड गेम कि किसी के दिमाग में आपको छाना है तो बार बार उसका जिक्र निकाल दो, ठीक है। आप इसको किसी भी तरह ले सकते हैं। आप किसी के दिमाग में अगर छाना है तो बार बार उसका जिक्र आते रहा तो क्या है? छा जाते, जो भी है। तो ये होते रहता। तो इस बात को याद रखिए। तो ये माइंड गेम था। तो कांग्रेस वाले जैसे ही पावर में आए थे दिसंबर में, तो शुरू से इस पे चल रहा था उनका कि नहीं भाई, हम टीएस नहीं चलाएंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। तो चेंज कर दिया ऐसा। अब हमारा चौथा करंट अफेयर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया कि अम्मा आदर्श पाठशाला कमिटीज बनाए। ये लोग क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो रूरल एंड अर्बन एरियाज में रहते हैं उनका जो बेसिक मेंटेनेंस रहता, बेसिक मेंटेनेंस मतलब क्या है? थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन होता, रेनोवेशन होता, उसके टॉयलेट्स का जो मैनेजमेंट रहता, या इलेक्ट्रिफिकेशन जो रहता बिजली वगैरह का, इसी तरह वाटर प्रोवाइड करना, सैनिटेशन जो साफ सफाई का जो काम रहता, मेंटेनेंस रहते, यूनिफॉर्म सिलाने वगैरह का रहता, ये सब काम जो है
पहले किसका था बोले तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट संभालता था। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम क्या करते कि ये पंचायत राज डिपार्टमेंट वाले कहाँ की जो है हैदराबाद में रहते, ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है हैदराबाद में रहते, इनको जो है मुलुगु, नारायणपेट या फिर आपके निर्मल ऐसे दूर दराज इलाके के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या हो रहा, क्या कमी हो रही, इनको नहीं मालूम था। लिहाजा क्या करना है, जो लोकल में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते, ठीक है, उनमें से एक कमेटी बनाते। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट्स जो है इसके हेड के तौर पर रहेंगे। इसी तरह जो है एरिया लेवल फेडरेशन, छोटे छोटे जो इदारे रहते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो भी आसपास के जो लोग रहते हैं जिम्मेदार लोग, उन सबको जो है एक कमेटी बनाना, ताकि जिस स्कूल जहाँ जिस लोकल गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के लोग उसमें बराबर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना और उसके बेसिक मैनेजमेंट में ये लोग हिस्सा लेना। तो इससे क्या होता है कि आप हर चीज़ जो है मतलब पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता और काम थोड़ा जल्दी होता। तो ये एक अच्छा काम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्कूल फैसिलिटी मेंटेनेंस ग्रांट के तौर पे पैसे मंजूर किए जाते, और ये जो है स्टूडेंट एनरोलमेंट कितना है कि स्कूल में कितना है, उस बेसिस पे हर महीने 3,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच में ये पैसे मंजूर किए जाते। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके अलावा 3 मंथ्स एडवांस रिलीज भी होता है, मतलब 3 महीने 3 महीने के हिसाब से एडवांस, क्योंकि कब जरूरत पेश आती किसको भी नहीं मालूम। तो ये सब रहता। तो इस सिलसिले में जो है स्कूल कमिश्नर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर है, ये गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। और हमारा जो पांचवा करंट अफेयर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना जो है, इसके बारे में अक्सर लोग समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ राइस यानी पैडी बोलते हैं इसको, ठीक है, राइस कल्टीवेशन है, पैडी कल्टीवेशन बोलते हैं। तो इसमें जो है ये तो नंबर 1 तो है तेलंगाना में, लेकिन अगर आफ्टर पैडी किस चीज का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है बोलते, बहुत कम लोग इसका जवाब दे सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर पैडी तेलंगाना में, जहां तक मेरे को मालूम है, कपास की खेती होती सबसे ज्यादा। और तेलंगाना को एक रैंक मिला मई के महीने में, वो ये है कि लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर है साउथ इंडिया में, और पूरे देश में 3rd नंबर पे है, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद। ठीक है, तो ये दोनों, गुजरात फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड जो है तेलंगाना। तो ये तेलंगाना का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कॉटन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो यहाँ पे डेटा ये है कि इसको बेल बोलते हैं, मतलब बेल मतलब वो बेल जमानत वाला बेल नहीं, ये नहीं, बल्कि बेल, BALE, बेल क्या है कि एक मेजरमेंट है कॉटन इंडस्ट्री में कि कितना आप जो है कॉटन प्रोडक्शन हुआ है। तो ये जो है एक बंडल के तौर पर रहता, जिसमें कच्चा कॉटन रहता, इसको टाइट बांध दिया जाता स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के मकसद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेलंगाना जो है साल 2020 और 21 के दरमियान 57 लाख बेल्स कॉटन जो है प्रोड्यूस करा था, और ठीक है, उसके बाद वाले साल में 48 लाख बेल जो है प्रोड्यूस करा था। तो इट इज 3rd लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन इंडिया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा जो लेबर रेट रहते कॉटन वर्कर्स के पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे को जो है 98 रुपीज पे करता, जबकि इस मामले में फर्स्ट रैंक केरला का है, 117 रुपए पर आवर पे करता। और बीजेपी रूल्स जो हैं जैसा गुजरात, कर्नाटक, वहां पे तो 1 घंटे में 35 रुपए और 49 रुपीज पे करते, बट तेलंगाना इज स्लाइट बेटर देन दी स्टेट्स। तो ये बात भी याद रखिए इन टर्म्स ऑफ लेबर रेट्स फॉर कॉटन वर्कर्स। अब हमारा जो छठवां करंट अफेयर है, ये भी जो है तेलंगाना के एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी है ड्रोन बनाने वाली कंपनी, मारुत ड्रोन टेक। इस कंपनी के साथ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप किया कि, और इसके तहत ये होता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 5 लाख एकड़ जमीन पे ड्रोन के जरिए जो है ऑपरेशन किए जाएंगे। मतलब ये है कि अब मिसाल के तौर पर ये खेती है, अब यहाँ पे समझिए कुछ फसल है, कोई भी फसल ले सकते हैं आप, समझिए टमाटे का फसल है या कोई भी तरकारी खाने पीने का। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इस फसल में कीड़े आ जाते, मकोड़े आ जाते, कुछ भी आ जाते और फसल को बर्बाद कर देते। अब यहाँ पे एक इंसान जो है, आप देखे होंगे खेतों में कि स्प्रे मारते रहते, एक एक आदमी ठहरता, उसके कमर पे जो है कुछ एक डब्बे के ऐसा रहता डब्बा बोलते क्या बोलते नहीं मालूम, मैं तो ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, तो उससे स्प्रे करते जाता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहता, ह्यूमन करते, इंसान करता, तो वो केमिकल्स रहते, कीड़े मारने की दवा रहती, तो इसका असर ये उसके आंखों पे स्प्रे गिरते रहता, या कहीं ना कहीं असर रहता ना भाई, आप स्प्रे हाथ से मार रहे हैं आप, तो उसका असर रहता, वो जहरीला स्प्रे रहता। और ह्यूमंस क्या करते, कहीं ज्यादा मार देते, कहीं जल्दी जल्दी जाना है तो कुछ और कर देते, ठीक है। और हम जो है वही टमाटरों को कितने कितने बार धोते हम लोग हमारे घरों में, सोचिए ये बात कि अक्सर ये बोला जाता है कि नमक के पानी में जो है तरकारियों को थोड़ी देर रख देना बोलते। हम तो कितने लोगों को पता है नहीं, लेकिन ये जहरीले जो कीड़े मारने वाले स्प्रेस के साथ जो डायरेक्ट रोडों पे जो बेचते, हम लाके सीधा पकवान करते। सोचिए हम कितना नुकसान कर रहे हैं। खैर वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यहाँ पे क्या है कि ड्रोन ड्रोन क्या रहता है, ऐसा ड्रोन रहता है वो स्प्रे करता। ड्रोन क्या है, एक एक स्पेसिफिक अंदाज में करता, और पूरा विदाउट ह्यूमन, इंसान करा तो उसको भी जो है उसकी सेहत पे भी असर पड़ता, उन भी बीमार हो सकता, उन भी कैंसर के मरीज का शिकार होता। बट ड्रोन करा तो एक जगह आप कोने में बैठो, चाय पी लो, मस्त बैठो, और उसका जो रिमोट है वो ले लो, ड्रोन
जो काम इंसान 2-3 घंटों में करता है, इन जो है 10-15 मिनट में पूरा स्प्रे मार देता और इक्वल अमाउंट में मारता और बहुत आसानी से एक रेंज में उतने ऊपर से मार लेता। और एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है, अगर ड्रोन्स ऑपरेट करे तो जो उस गाँव में जो नौजवान बच्चे रहते, वो लोग भी जो है 4-5 ड्रोन खरीद के उसको किराए पे दे सकते हैं ना भाई। रूरल यूथ जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए किराए मतलब इन्वेस्टमेंट को 2-4 लाख रुपए लगा दिया तो उन किराए पे दे सकता। इससे जो है वहाँ पे भी जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता। तो इस तरह से हम सोचेंगे, करंट अफेयर्स हम इस तरह से पढ़ेंगे कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होता, साथ में जो है एग्रीकल्चर आउटपुट भी जो है मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती और साथ में किसानों की सेहत को भी यकीनी बनाया जा सकता। तो ये बात आप याद रखिए। तो इस तरह से ये एग्रीमेंट हुआ है, तो इससे जो है रूरल एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ेंगे, यूथ भी जो है ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स बनेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, लोगों की सेहत भी महफूज रहेंगी। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है इस मामले में, आपको तो मालूम है। अब हमारा 7वां बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया, जो आपको तो मालूम है नवंबर 2023 में इलेक्शंस हुए तेलंगाना में असेंबली के। तो उसमें जो है जो 3 बड़े पार्टियां हैं, बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस, ये लोगों के जो एक्सपेंसेस है इस पे एक रिपोर्ट आया। इसमें ये बताया गया कि बहुत महंगा इलेक्शन हुआ और यहाँ पे ये हुआ कि जो फाइनेंशियली जो खर्चा किया गया वो उसके डिटेल्स पेश किए गए। तो बीआरएस पार्टी जो है टोटल इलेक्शन में 175 करोड़ रुपए खर्चा करी और जबकि बीजेपी 117 करोड़ रुपए खर्चा करी, कांग्रेस पार्टी 98 करोड़ रुपए खर्चा करी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे महंगी उद्यमा पार्टी है बीआरएस पार्टी, सबसे महंगी मतलब वैसे तो आपको रीजनल पार्टी में सबसे स्ट्रांग पार्टी भी मानी जाती, इनके पास बहुत पैसे है। तो आप डिटेल्स दे सकते हैं कि कितना करोड़ कहाँ पे खर्चा करें। वैसे एक बात बताऊं आपको मैं, ये तो ऑफिशियल नंबर्स रहते, अनऑफिशियल नंबर्स इससे भी बहुत ज्यादा रहते। खैर अपन जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो हमेशा ऑफिशियल बात करेंगे, ठीक है। अनऑफिशियल की बात कभी आप मेरे से मिलिए, मैं बताता हूँ। और एक क्या है कि 8वां करंट अफेयर ये है कि एमएलसी इलेक्शन हुआ था और आपको मालूम है एमएलसी इलेक्शन अलग अलग बेसिस पे होता। तो एक जो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहते, तो वरंगल, खम्मम और नलगोंडा के जो ग्रेजुएट रहते, अच्छा आप अगर डिग्री करें तो आप ये देखिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट से आप ग्रेजुएट वोटर के तौर पे अपने आप को एनरोल करें या नहीं करें, ठीक है। अगर नहीं करे तो आप कर लीजिए, उसका भी टाइम आता, हमेशा नहीं रहता लेकिन एक टाइम आता है उसका एनरोल करने का। तो ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन जब होते हैं तो आप वोट कर सकते हैं, यानी आप एक ग्रेजुएट्स की तरफ से भी एक एमएलसी को जो है आप चुन सकते। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स वरंगल, खम्मम, नलगोंडा, ये जो इस इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रेजुएट्स की तरफ से इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जो है 3 मार मल्लाना काफी मशहूर है, इन्हों जो है इलेक्शन जीत गए थे। तो ये जगह खाली हो गई थी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी बीआरएस के थे, इन्हों जो है असेंबली इलेक्शन जीत गए थे तो रिजाइन कर दिए थे, तो वो जो जगह खाली हो गई थी वहां से इन्हों जीत गए थे। अब हमारा जो 9th करंट अफेयर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड बार बार आता, आर्बिट्रेशन सेंटर। आर्बिट्रेशन सेंटर क्या रहता कि मैं आपको बताता हूँ पहले कि आर्बिट्रेशन सेंटर क्या करता कि जो कंपनीज रहते, ये बड़े बड़े बिजनेस लोग रहते, ये लोग क्या करते कि अगर इन लोगों के कंपनीज के झगड़े हो जाते, जैसा बड़े बड़े कंपनीज हैं हमारे मुल्क में भी, बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो एक दूसरे से कंपटीशन रहता, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते इन लोगों के। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका कोर्ट है, लेकिन आप सबको मालूम है कि कोर्ट्स का मामला लंबा चलता और खर्चा भी बहुत ज्यादा रहता। लेकिन आर्बिट्रेशन सेंटर्स क्या करते, ये कोर्ट्स तो नहीं रहते, ये भी गवर्नमेंट ही चलाती इन लोगों को। ये लोग क्या करते कि दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनते और उसके बाद जो है जो सुनने वाला रहता उसको आर्बिट्रेटर बोलते और जो है उन डिसीजन लेता। तो ये लोग क्या करते कि जो प्रोसेस है इस मसले का हल करने का, ये जल्दी, फ्लेक्सिबल और प्राइवेट अंदाज में काम कर देते। कोर्ट केसेस हुए तो फिर वो न्यूज में आता, इसकी बदनामी उसकी बदनामी, ये सब चीजें चलते रहते। तो अब यहाँ पे इशू ये है कि हैदराबाद में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर है। इस इदारे ने दुबई, जो सबसे बड़ा आर्बिट्रेशन सेंटर है दुबई का, दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसके साथ एक एग्रीमेंट एमओयू साइन किया गया और एमओयू में ये बोला गया कि हम और आप दोनों मिलकर काम करेंगे इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आपके पास काम करने वालों के पास जो स्किल्स की कमी है हम पूरा करेंगे, हमारे पास जो काम करने वाले हैं वहां पे जो स्किल्स की कमी है वो आप पूरा करिए। तो इस मामले में यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। और 10वां करंट अफेयर हमारा ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो एनआईटी वरंगल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ के स्टूडेंट्स ने एक ऐप बनाया, अम्मा ऐप है। ये ऐप जो है बेसिकली जो बच्चे जिसको सुनने में प्रॉब्लम होता है या स्पीच डिले, ये आप जो लोग बीएड करें वो लोग जान सकते हैं कि जो बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल हो जाती लेकिन उनको बोलने नहीं आता, तो एक ऐप डेवलप करे, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप है। इसमें ये होता ये है कि फंक्शनलिटी ये होती कि जो बच्चे स्पीच डिले या हियरिंग का प्रॉब्लम उनको चलता तो उनके आवाज़ों को ये एनालाइज करके
करेक्ट स्पीच एरर्स को बताता, और ये जो है 1 साल से 5 साल के बच्चों के दरमियान आप इसको तजुर्बा कर सकते हैं। तो इसकी मदद से स्पीच डिले का जो प्रॉब्लम है इसको अर्ली एज में मतलब बहुत जल्द से जल्द उम्र में जो है आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो बाज़ाब्ता ये गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में इस ऐप को टेस्ट किया गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा अहम ऐप है अर्ली इंटरवेंशन के लिए, और जो डिले स्पीच होता उनके लिए, और उनको जो है उनके स्पीच डेवलपमेंट के लिए, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी लाइफ जीने में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा 11वां करंट अफेयर तेलंगाना के मैन्युफैक्चरिंग, तेलंगाना इज अ लाइफ साइंसेस हब है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक वैक्सीन है जो डेंगू का एक वैक्सीन है, जो एक तकेड़ा कंपनी है, ये जापान की कंपनी है, फार्मा कंपनी है। तो इस कंपनी की तरफ से एक वैक्सीन बनाया गया डेंगू का, इसका नाम ये है, ठीक है, पढ़ने भी नहीं आ रहा मेरे को, आप पढ़ के बोलिए। तो इस वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंजूरी मिल गई। अब हम यहाँ पे उसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को इस कंपनी तकेड़ा ने, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई, ये कंपनी के इश्तिराक से इस वैक्सीन को बनाया गया, और ये बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन भी जो है तेलंगाना में ही बनाया गया। तो ये वैक्सीन को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंजूरी मिल गई। तो ये 2 डोज वैक्सीन है, और इसको 3 महीनों के वक्फे से दिया जाता। इसमें डेंगू के 4 जो टाइप्स है, इन चारों टाइप से जो है प्रोटेक्शन मिलता, और ये जो है 6 से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन दिया जाता। इसको जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी, और जो हाई रिस्क रीजन जो है डेंगू के, एशिया, अफ्रीका और कुछ अमेरिकन कंट्रीज, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पे यहाँ हर साल जो है हजारों बच्चों की मौत होते रहती डेंगू की वजह से। ऑलरेडी इसको, ये जो वैक्सीन है, इसको इंडोनेशिया, थाईलैंड, अर्जेंटीना और ब्राजील में जो है साल 2022 में ही जो है मंजूरी मिल गई। तो अब जो है इंडिया में भी जो है इसके अप्रूवल की कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पे ये लोग आने वाले दिनों में 100 मिलियन डोज जो है सालाना बनाने वाले हैं, इस डेकेड, इस दहे के एंड से पहले। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है तेलंगाना के मैन्युफैक्चरिंग, तेलंगाना के फार्मा इंडस्ट्री, तेलंगाना के लाइफ साइंसेस हब होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा 12वां करंट अफेयर, अब बोर हो गए होंगे मगर बट अपने को पढ़ना है यहाँ पर। तो एमएनजे, ठीक है, एमएनजे एक कैंसर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का, यहीं पे है नामपल्ली पे। तो ये लोग क्या करें कि इस कैंसर हॉस्पिटल में पहली मर्तबा 100 रोबोटिक सर्जरीज हो गए, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसान अगर सर्जरी करा तो प्रिसीजन जो रहता, जो बारीकी रहती, जो नजाकत रहता, जिस एहतियात से करना रहता, हो सकता कि उन गड़बड़ कर दे सकता। लेकिन जो रोबोटिक सर्जरी रहती उसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन, .0.0 उस पॉइंट में भी बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहता। जितना कट करना है उतना कट करो, जितना निकालना है उतना निकालो। तो यहाँ पे एक, इन लोगों के पास एक रोबोट है जिसका नाम है डाविंची। यहाँ पे आप देख सकते हैं डा विंची RAS, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, इस सिस्टम के जरिए होता ये कि ये कंप्लीट रोबो खुद सर्जरी नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक सर्जन रहता। देखिए मैं एक चैट जीपीटी से ये इमेज बनाया, मैं सोचा कि आप लोगों के आसानी के लिए कैसा पेश करूं। तो ये डाली इसका चैट जीपीटी का फीचर है, तो उससे ये इमेज मैं खुद बनाया। यहाँ पे एक सर्जन रहता, उन्हें ऑपरेट करता, लेकिन जो सर्जरी करता है ये एक रोबो रहता है। यहाँ पे समझे इंसानी दिमाग है, बॉडी है, जो भी यहाँ पे बॉडी है समझे, लेकिन चैट जीपीटी ऐड नहीं करता वहां पे प्राइवेसी की वजह से। तो यहाँ पे जो सर्जन रहता, उन्हें ऑपरेट करता, कंट्रोल करता, बट रोबोट उस कंट्रोल, उस ऑपरेशन के हिसाब से काम करता। तो ये लोग जो है बहुत ही फाइन मूवमेंट्स के साथ करते और सर्जरीज को जल्दी करते और फास्ट अंदाज में करते। तो यहाँ पे कम काट कटौती जो रहती वो कम रहती, इन्फेक्शंस भी कम होते, दर्द भी कम होता और जल्दी रिकवरी होती। तो जो बड़ी उम्र के जो पेशेंट्स वगैरह रहते उनके लिए बहुत आसानी हो जाती। तो ये 1 महीने में 100 सर्जरीज, वो भी रोबोटिक सर्जरीज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है तेलंगाना के लिए। चलो भाई, अब लास्ट करंट अफेयर है, आप लोग भी जो थक गए होंगे, भूख लग रही होंगी, क्या क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे लास्ट सर्जरी है। तो हैदराबाद बेस्ड एक फोटोग्राफर है जिनका नाम है सतीश लाल अंधेकर। इनको जो है रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी, ठीक है, ये ब्रिटेन की एक सोसाइटी है, मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा, उसकी तरफ से एजाज मिला था। इन्हों जो है वाइल्ड लाइफ, स्पेशली जो है यहाँ पे ये जो कछुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ओलाइव रिडली टर्टल्स, ठीक है। ये टर्टल्स पे जो है फोटोग्राफी करते हुए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वगैरह पे जो है लोगों में शऊर पैदा करे, तो उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये जो रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को जनरल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1853 से है, यूनाइटेड किंगडम का इदारा है। ये लोग फोटोग्राफी को एज ए आर्ट एंड साइंस के तौर पे प्रमोट करते हैं, और जो भी लोग प्रोफेशनल्स हैं फोटोग्राफी मैदान में काम करते हैं उनके लिए एग्जीबिशंस, इवेंट्स, वर्कशॉप, कॉम्पिटिशन्स और उनको अवार्ड वगैरह भी देती। तो ये अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, मजीद डिटेल्स यहाँ पे है, आप लोग पढ़ ले सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास है, 6 महीनों के पीडीएफ से मेरे पास
पास नवंबर से लेके मई तक, ठीक है? नवंबर, दिसंबर 7 महीनों का पीडीएफ है। आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मामूली सी फीस के साथ मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।